Welcome to my YouTube channel. जसलीन पाकि को समझाते हुए बोली, देखिए गुंडे लोग जो हमें जितना बेवकूफ़ समझते हैं ना, हम उतने हैं नहीं। मैंने बस देख सीखी कौन मेरी दोस्त नाल बना सी बगी, तो मैंने भी अपना निकलवा है आर्यन सर से। ये बात जसलीन ने बहुत धीरे से कही थी, जिसे पाकि सुन नहीं पाई थी। यहाँ आर्यन के मेरे में आर्यन एक कुर्सी पर बैठा सामने एक लड़की को गुस्से से घूर कर देख रहा था। सामने एक लड़की खड़ी आर्यन से कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी। आर्यन ने कहा, तो तुम होशियार जिसने मुझे ब्लॉक किया था। उस लड़की ने आर्यन को देखा और कहा, मैंने ब्लॉक किया था कब? और आप है कौन? देखे मेरे हस्बैंड नीचे मेरा वेट कर रहे हैं। आर्यन ये सुन बोला, तुम्हारा नाम ही सिया है ना? उस लड़की ने कहा, मेरा नाम सिया जरूर है, लेकिन मैंने आपको कभी देखा तक नहीं है। आर्यन जैसे गुस्से से भड़कने वाला था, वैसे एक गार्ड ने कहा, बॉस से ही कह रही है, ये सिया जरूर है, लेकिन इनका वे फेसबुक अकाउंट नहीं है। बेशक सारे इन्फॉर्मेशन इनकी ही थी फेसबुक पर, लेकिन ये वो लड़की नहीं है। आर्यन ये सुन एक टक जमीन को देखने लगा, मानो उस जमीन में गड़ जाना चाहता था। आर्यन निराश होकर बोला, तो तब कौन है वे लड़की जिससे मैंने 2 साल पहले प्यार किया था? ये मुझे क्या हुआ है? ना मैं पाकि को छोड़ पा रहा हूँ और ना ही उस लड़की को ढूंढने से खुद को रोक पा रहा हूँ। दोनों नहीं, भगवान जाने कौन सी मत पड़ी है कि दोनों की ही बात मुझे इतनी पसंद है। आर्यन ने उस गार्ड को उस लड़की को ले जाने को कहा और वहीं अपना सर पकड़ कर बैठ गया। वहीं एक सुनसान जंगल के बीच एक घर के अंधेरे कमरे में एक इंसान एक परछाई से बात कर रहा था। वह इंसान पूरे कॉलेज में तलाश कर रहा है। बॉस, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आप अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं बता देते। वो आपको ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर रहा है। उस परछाई ने एक वह मुस्कान दी और कहा, प्यासा कोई के पास आता है ना कि क्यों पैसे के पास। वो आदमी बस उस परछाई की बात सुनकर सोच में पड़ चुका था कि आखिर उसके बॉस चाहते क्या है। सोनल अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट आई हुई थी। सामने उसका न्यू बॉयफ्रेंड अक्सर उसे प्यार से देख रहा था, लेकिन सोनल को कहाँ ये सबसे मतलब था। वो तो बस टाइम पास रखती थी लोगों को। सोनल ने रेस्टोरेंट के मेनू बुक को देखते हुए वेटर को बुलाया और कहा, बटर चिकन, बटर नान, नूडल्स, मंचूरियन, देसी कबाब, सलाद और भी ना जाने उसने कितने डिश वोटर को ऑर्डर कर डाले। वेटर भी हैरान था, लेकिन अक्सर को कहा इन सबसे कोई फर्क पड़ता था। वे तो अमीर बाप का बिगड़ा बैठा था, जिसे सिर्फ लड़कियों को देखकर अट्रैक्शन होता था और उसी का फायदा हम सोनल उठाते थे। सोनल के हिसाब से अक्सर अमीर बाप के बेटे सिर्फ पार्टी जो लड़कियों के साथ खेलना चाहते हैं, लेकिन सोनल उन अमीर बाप के बेटे के साथ खेलना चाहती थी। सोनल को उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सोनल एक मस्त मोरा लड़की थी, जिसका दिल कोई अगर तोड़ने की भी कोशिश करे तो उसका दिल, फेफड़ा, गुर्दा सब तोड़ दे। सोनल बस तब ही उस इंसान का तक चलाती थी जब तक कि सोनल उस इंसान से पेड़ अपना हो जाए, और जैसे अपोजिट बंदा उसे बेड तक ले चलने को कहता तब तक मैं 9-2-11 हो जाती। लेकिन जो सोनल का एक ही रूल था कि जब तक सामने वाला बंदा उसे प्रपोज करने ना आए, वह खुद कभी किसी के पास वो उसके पास नहीं जाते थे। लेकिन सोनल थी इतनी खूबसूरत कि लड़के उसके पीछे दौड़ते थे। सोनल अक्षय से बोली, अक्षय एक बात बोलूं? अक्षय उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, बोलो जान। सोनल थोड़ा शर्माते बोली, वे मेरे पास ना कपड़े नहीं है, क्या तुम इसके बाद मुझे शॉपिंग पर ले चलोगे? वो क्या है ना, आज तक मैंने कभी किसी को नहीं कहा, इसलिए थोड़ी शर्मा रही है। और इससे पहले मैंने कभी बॉयफ्रेंड भी तो नहीं बनाया ना। सोनल की फेक मासूमियत देख अक्षय का दिल जैसे बर्फ से भी तेज पिघलने लगा। अक्षय ने कहा, जान तुम्हें जो चाहिए तुम बेफिक्र ले सकती हो। सोनल ये सुन मुस्कुराई, बोली, वो तुम ना बहुत अच्छे हो। अब सोच रहे हो कि सोनल मैडम बोलते अचानक इतना हक लाने क्यों लगे? क्योंकि अक्षय के पीछे शान जो बैठा था दूसरे टेबल पर, सोनल के तो पसीने छूट रहे थे। सोनल ने मन में कहा, सोनल भाग यहाँ से, नहीं तो उसने देख लिया तो तू तो गई। ये कहते हुए सोनल मेनू बुक रखते हुए चुपके अपनी आंखों से मेनू बुक के ऊपर से शान को देख रही थी, जो सोनल के सिर्फ कुछ ही दूरी पर बैठा रात से बातें कर रहा था। अक्सर सोनल से बोला, सोनल तुम ये क्या कर रही हो? अक्सर की आवाज थोड़ी तेज होने की वजह से शान के कान तक भी पहुंच चुकी थी। सोनल गुस्से से मन में बोली, अबे यार इसकी दिक्कत क्या है? मेरी लंका लगवाने पर तुला है? बचा लो भगवान जी। सोनल ये कहते हुए खिसकने लगी। ये देख अक्षय ने कहा, सोनल क्या तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो? सोनल ने गुस्से से अक्षय को कोसते हुए मन में कहा, हाँ पूरे ब्रजवासी को बता दो कि मैं सोनल हूँ। बार सोनल का जिक्र सुनसान जो कि रात से बात कर रहा था, उसने उस तरफ देखा जहाँ सोनल बैठी थी, लेकिन सोनल का चेहरा दिख नहीं रहा था। लेकिन इंसान ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे देख शान समझ चुका था कि ये वही सोनल है। सोनल ने हल्का मैंने बुक को नीचे किया और शान की सीट की ओर देखा तो वहां पर शान नहीं था, जिसे देख सोनल ने चैन भरी सांस ली और खुद से कहा, बच गई।
किससे बच गई? अक्षय का सवाल सुन सोनल बहाना मारते हुए बोली, वो काफी गर्मी लग रही थी ना, तो अब शायद एसी का टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है, इसलिए बच गई गर्मी से। अक्षय को तो उसकी बातें बिल्कुल बेतुकी लग रही थी। वो लोग बात कर रहे थे कि तब तक सारे वे डिशेज भी आ गए। डिशेज देख सोनल तो मानो टूट पड़ी हो। सोनल ने बड़ी तहजीब के साथ सारे खाने को बस आधे घंटे में खत्म कर दिया। अक्षय तो ये देख हैरान था कि इतनी पतली सी लड़की इतना खा सकती है। सच में लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा खा सकती है और पतली भी रह सकती है। अक्षय ने बस थोड़ा सा खाया और दोनों ही बाहर आ गए। अक्षय बाहर आकर जैसे ही सोनल को हक करने वाला था, वैसे ही सोनल थोड़ा पीछे होकर बोली, बेबी अभी नहीं, अभी ना, अभी तो हमने एक दूसरे को जानना शुरू किया है। अक्षय का ये सुन मुंह उतर गया, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। फिलहाल वो बस सोनल को अपने बेड तक ले जाना चाहता था, लेकिन सोनल तो उससे भी ज्यादा चालाक थी। वो जब तक सोनल को होश आता तब तक सोनल भाग चुकी होती। सोनल ने अक्षय को बाय किया और वो वहां से जाने लगी, लेकिन वो कुछ दूर की चली गई थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ खींच लिया, जिससे सोनल एकदम से घबरा उठी। लेकिन सामने उस इंसान को देख सोनल के हाथ ही कांपने लगे। सोनल हकलाते हुए बोली, का तुम? सोनल को हकलाता देख शान ने गुस्से से कहा, क्यों, मुझे नहीं आना चाहिए था? सोनल घबराते हुए बोली, नहीं, मेरा मतलब है पब्लिक रोड है तो कोई भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं ऐसे भरे बाजार में मेरा हाथ पकड़ने का। शान ने एक डेविल स्माइल की और कहा, फिक्र मत करो, ये हाथ सीधा पुलिस स्टेशन जाकर छूटेंगे। सोनल ये सुन अपने थू को निकलते हुए बोली, पुलिस स्टेशन? लेकिन क्यों? मैंने कुछ नहीं किया, वो बस मेरा दोस्त था। ये सुन शान की एक आईब्रो ऊपर हुई और उसने ऐसे देखा जैसे मानो वो किसी पागल को देख रहा हो। सामने सोनल से कहा, तुम एक नंबर की लुटेरी गर्लफ्रेंड हो। अब आप सोच रहे होंगे कि शान सोनल से प्यार करता होगा, तभी वो उसे देख चल रहा था, लेकिन आपकी सोच उल्टी दिशा में जा रही है। दरअसल शान की ईगो हर्ट हो गई थी और उससे बदला लेने के लिए मैं सोनल को ढूंढ रहा था, क्योंकि आज तक जितने लोग भी शान को जान पाए वे सब शान से बेहद डर कर रहे हैं। जैसे शान को बेहद घमंड था कि कोई बना ही नहीं जो उसे डबल क्रॉस कर सके, लेकिन भगवान ने इसी घमंड को तोड़ने के लिए सोनल को भेजा था शान की जिंदगी में। शान ने जब उसे सोनल को इतना सीधा साधा मौसम सा देखा तो उसे भाग गई, लेकिन वो अट्रैक्शन था और इसी का फायदा सीधी सीधी मासूम से सोनल ने उठा लिया और लगातार शान को चूना लगाती रही। बाकी शान को तो पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सोनल ने लगभग शान को अपना कुत्ता बना लिया था। लेकिन तब भी शान का घमंड बरकरार था, लेकिन शान का घमंड तो तब टूटा जब सोनल ने एक नोट उसके घर में छोड़कर गायब हो गई। और तब से लेकर अब सोनल उसे मिली है। नोट्स में ये था कि डियर प्यारे बॉयफ्रेंड, मुझे ना आपसे प्यार है और ना ही कोई अटैचमेंट है। मैं बस आपके साथ कुछ मजे करना चाहती थी, सो मैंने कर लिया, और जितने भी आपको चूने लगे हैं उसकी भरपाई आप खुद ही कर लेना चाहा, क्योंकि ये आपको मुझे प्रपोज करने से पहले सोचना चाहिए था। बाय बाय स्वीट हार्ट। प्रार्थना करूंगी कि आपको मेरी जैसी लड़की कभी ना मिले। उस दिन शान को समझ आया कि जिसे भोली भाली सी लड़की समझ रहा था वो असल में उससे भी 2 कदम आगे थी। और तब से शान का वो घमंड टूट के चूर हो गया, क्योंकि सोनल ने उसे इतना अच्छा बेवकूफ क्यों बनाया था। शान ने सोनल को गुस्से से घूरा और कहा, तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा कि तुमने किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। ये सुन सोनल को ना चाहते हुए भी बहुत हंसी आ रही थी। सोनल ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, मतलब तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया? सोनल अनजान में ही शान का गुस्सा और बढ़ा चुकी थी। शान ने उसे घूर कर देखा और उसके हाथों को तानते हुए कार तक ले जाने लगा, लेकिन सोनल ने जल्दी से अपने फाइटिंग टेक्निक का यूज किया और वहां से खुद को छुड़ाकर भागने लगी। लेकिन शान ने पीछे से उसकी टी शर्ट के कॉलर को पकड़ा और पीछे खींचा, जिससे सोनल की पीठ सीधे शान के सीने से जा लगी। सोनल ने गुस्से से कहा, देखो मुझसे पंगा लेने की सोचना। उसने इतना ही कहा था कि शान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे कार के पास लेकर जाकर अंदर घुसा दिया। शान ने दूसरी साइड कार स्टार्ट किया और पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। सोनल अब हाथ पैर मारना भी छोड़ दी थी। सोनल ने शान को देखा और उन्होंने कहा, हाय ये बंदा कितना हैंडसम है, लेकिन क्या फायदा है तो वही पुराना गुस्सैल इंसान। मुझे तो लगता है मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया। तभी सोनल का फोन भी बजने लगा। शान ने बिना कोई एक्सप्रेशन को सोनल के हाथ से फोन छीन लिया, जिससे सोनल को अंदर से काफी डर हो गया था। क्या पता भी आर्यन का फोन हो या अर्जेंट ग्रुप से किसी का फोन हो। ये सब सोचते हुए सोनल और भी ज्यादा पैनिक करने लगी। सोनल अपने सीट से उठकर शान के पास लगभग
वो सुनते हुए फोन के पास पहुंचने की कोशिश करने लगी, लेकिन सानवी कहाँ मानने वाला था। उसे भी तो देखना था क्या कि कौन है फोन पर, जिसके लिए सोनल इतना डर रही है। सोनल चिढ़ते हुए फोन को लेने की कोशिश करते हुए बोली, सान मेरा फोन दो। सान ने भी गुस्से से कहा, भूल जाओ, मैं भी तो देखूं कि और कितने लोगों को फंसा कर रखे हो। इस सब में सान भूल ही चुका था कि सामने से एक ट्रक उन्हीं की ओर आ रहा था। आखिर देखता भी कैसे। सोनल पूरे कांच को खुद के सिर से पूरे कवर को जो करके रखा था, लेकिन सान के कान बहुत तेज थे। जब उसने ट्रक की हॉर्न की आवाज सुनी तो सोनल को साइड करने लगा, लेकिन सोनल की जान तो जैसे फोन में अटक चुकी थी। सान ने सोनल के माथे को पीछे से पकड़ और खुद के बहुत करीब कर कांच से सामने से आते ट्रक को देखा, जिससे सान ने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा और कार को और भी तेजी से घुमाने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो गियर नो को पकड़ता, उससे पहले सोनल उससे झगड़ने लगी और वापस उससे दूर कांच में चिपकने लगी। लेकिन इस बार सान ने उसे तेजी से अपनी ओर खींचा, जिससे सोनल एकदम सान से लिपट गई। लेकिन सान ने देखा कि ट्रक ही बहुत ही पास आ चुका था, जिससे सान ने किसी तरह कार को घुमाया और वे कार सीधा एक पेड़ से जा लगी, जिससे एकदम से सोनल का चेहरा सान के करीब आ पहुंचा। सोनल बस एक टक उसे देखती ही रही थी। सोनल ने अनजाने में सान के होठों को चूमना शुरू कर दिया था, जिससे सान में बिल्कुल हैरान था। सान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन था तो एक मर्द ही ना। सान को सोनल के सॉफ्ट लिप्स, अपने हार्ड लिप्स वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। लेकिन सान के मन में जब ये ख्याल है कि सोनल ने और न जाने कितने लड़कों को किससे किया होगा, तब ये सोचते इंसान का गुस्सा और भी हाई हो गया। लेकिन सोनल मैडम तो अपना काम कर रही थी। वो चुपके से सान से अपना फोन लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सान भी कम चालाक थोड़ी था। सोनल का हाथ जहाँ जा रहा था वहीं से सान ने उसको अपने हाथ में ले लिया और उसे पीछे से धक्का देते हुए कार की सीट पर ही लटा दिया और खुद उसके ऊपर होकर किस करने लगा। जब तक सोनल किस कर रही थी तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ईशान ने उसे किस करना शुरू किया वे भागने को तड़पने लगी। सोनल हाथ में मारते हुए अपने बंधे हुए होठों से बोली, जाने दो मुझे। लेकिन शांत उसके होठों को किसी हाल में नहीं छोड़ रहा था और लगातार उसके होठों को काट रहा था। सोनल को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने इस सोते हुए शहर को क्यों जगा दिया। शान ने लगभग 5 मिनट उसके होठों को काटा और उससे दूर होकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और वो सोनल उसे गुस्से से वैसे ही घूरती रही। शान ने जब देखा कि सोनल वैसे ही लेटे हुए उसे गुस्से से घूर रही है तो उसने कहा, क्या तुम्हारा मन नहीं भरा जो अभी लेटी हुई है?" सोनल ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फर्स्ट किस चुराने की? सुनसान हंसते हुए बोला, और जस्ट शट अप। अपने ये डायलॉग अपने किसी और बॉयफ्रेंड को मारना मुझे नहीं, तुम्हारी ये चुपड़ी बातों पे तो मेरे पर असर नहीं करेगी। ये सुन सोनल मुस्कुराई और बोली, हाँ इसलिए तुम बेवकूफ बन गए थे। दूसरी तरफ पाखी जिस दिन कैफे पे आई हुई थी और वहां पर कॉफी पीते हुए अपने दुख को बयान कर रही थी। जिस कैफे में दोनों आई थी वे 5 स्टार कैफे था और वे दोनों अक्सर इस कैफे में आया करती थी। वे दोनों बातें कर ही रही थी कि जसलीन की नजर उसी वक्त कैफे के अंदर आते हुए हर्षित पर पड़ गई। जसलीन उसे देख के ऐसे खुश हुई मानो उसे सारी जहां की खुशियां मिल गई हो। जसलीन ने चीख कर हर्षित को बुलाते हुए बोली, हर्षित जो कि अपने कुछ क्लाइंट के साथ इस कैफे में आया था। वो जसलीन को वहां देख वहीं चिढ़ सा गया। हर्षित ने मन में कहा, ये आफत यहाँ क्या कर रही है और इसी के साथ पाखी भी, अब मैं कैसे इसे झेलूं। हर्षित उन दोनों के पास आया और कहा, सॉरी बट आज मुझे इम्पोर्टेंट काम है, मैं बाद में मिलता हूँ, प्लीज डोंट माइंड। ये कि वो वहां से अपने क्लाइंट के साथ सीढ़ियों के ऊपर वाले फ्लोर पर चला गया और जसलीन उसे बचाते हुए देखती रही और मन ही मन उसे कोसती रही। जसलीन ने पाखी से कहा कि एटीट्यूड पाले रखिए इसे, मैंने नहीं पर इसने इनके पीछे बेकार ही अपना वक्त जाया कर रही है। मैं पाखी से इनके हाथ में अपना हाथ रखते बोली, अरे मेरी पंजाबी कुड़ी, इतना भी उदास ना हो कि सब आ जाए तेरी सासू पहुंचने। उसकी बातें सुन जसलीन की आंखों में अचानक चमक आ गई। जसलीन ने कहा कि ये सच्ची ऐसा हो सनक दी। ये पाखी ने अपना सिर पटा और कहा, भगवान जी सब कहते हैं कि मेरे में दिमाग की कमी है, लेकिन मुझे तो लगता है कि मुझसे भी कम दिमाग इस बेवकूफ लड़की में। पाखी जसलीन से बोली, अब चल भी कॉफी भी खत्म हो गई, अब क्या तो इन सबसे चुम्मे लेने बैठी है। जसलीन मुस्कुराते बोली, नहीं मैंने सिर्फ तेरी चुम्मे चाहिए। पाखी सुन आंखें फाड़ी जसलीन को देखने लगी। पाखी हैरानी से बोली, लगता है प्यार का भूत दिमाग पर भी चढ़ गया है इसके। भगवान अब तो मुझे इसके साथ रहने का भी डर लग रहा है, मेरी इज्जत खतरे में है भगवान जी। जसलीन ने सुन वही जोर जोर से हंसने लगी। पाखी बोली, अब तू हंस क्यों रही है? लगता है तेरे लिए जल्दी कोई पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो पता चला तू सिंगल रहने के चक्कर में मुझे ढूंढ ले। जसलीन को बोल भी
और भी तेज हंसी आ रही थी, लेकिन शायद वे दोनों ही नजर आस पास नहीं गई थी, क्योंकि आस पास बैठे लोग वो दोनों को ही देख रहे थे। पाखी ने जब उन सबको खुद पर और जैस्लीन पर घूरता पाया तो जैस्लीन को चोटी काटी और चुप होने को कहा। पाखी ने उन सबकी नजरों को देखा तो सब समझ गई कि वे सब क्या सोच रहे, क्योंकि जैस्लीन मैडम धीरे कहाँ बोलती है, वो तो पूरी दुनिया को सुना सुना कर कहती है। पाखी अपनी सीट से उठी और जैस्लीन को तानते हुए कैफे से बाहर ले गई। कैफे के अंदर 3 फ्लोर के टेरेस, जहाँ पर ज्यादातर कपल आते थे लंच या डिनर करने, लेकिन हर्षद को आज न चाहते हुए भी टेरेस पर अपनी बुकिंग करवानी पड़ी। टेरेस के साइड में बैठने की वजह से पाखी और जैस्लीन उसे गली में चलते हुए दिख रहे थे, क्योंकि पाखी और जैस्लीन काफी दूर आ गए थे, इसलिए वहां से वे दोनों साफ साफ हर्षद को दिख रही थी। हर्षद ने दूर जाते हुए पाखी को देखा और मन में कहा, इत्तेफाक तो देखो पाखी, तुम मुझे मैंने तो मेरे दोस्त की बीवी बनकर तुम्हारी आंखें देखी थी 2 साल पहले, जब तुम अंधेरे में मेरी मदद करने आए थे, लेकिन तब क्या पता था कि तुम्हें ढूंढते हुए बहुत देर हो जाएगी। ये सब सोचते हुए हर्षित काफी उदास हो गया था। तभी उसने एक क्लाइंट की आवाज सुनाई दी और वह उसमें बिजी हो गया। दूसरी तरफ पाखी और जैस्लीन थोड़ी दूर आई ही थी कि उनकी नजर राज पर गई, जो कार के बोनेट पर बैठा मस्त दारू पी रहा था। पाखी और जैस्लीन की तो ये देख आंखें खुली की खुली रह गई। दोनों राज के पास है और पाखी बोली, अब क्या फिर से तुझे धोखा भी काम मिला है क्या, जो ऐसे बेवड़े आंसुओं की तरह कार के बोनेट पर बैठ कर पिए जा रहा है। जहाँ पाखी हैरान थी, वहीं जैस्लीन और भी ज्यादा खुश हो गई थी। जैस्लीन कार के बोनेट पर चढ़ते हुए बोली, अरे मैंने थोड़ी जगह दी। ये कहते हुए जैस्लीन ने राज को थोड़ा धक्का दिया और खुद उसके बगल में बैठ गई और बोली, अरे इस पगलेट को नहीं पता कि कार के बोनट पर पीने का मजा क्या है। पाखी ये सुन आंखें फाड़े जैस्लीन को देखने लगी। राज ने दारू की बोतल को थोड़ा दूर करते हुए बोला, अरे मैं भी कोई बेवड़ा आशिक नहीं बना हूँ, वो तो शान ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था, इसलिए यहाँ आकर बैठा हूँ। पाखी ने पहले तो सामने ही बने पुलिस स्टेशन को देखा और फिर राज को अब बेचारा राज ये तो नहीं कह सकता था कि शान सोनल को लेकर पुलिस स्टेशन आ रहा है, वे तो टाइम पास के लिए दारू गटक रहा है। जैस्लीन शराब की बोतल को छीनने की कोशिश करते हुए बोली, तुम मैंने दारू देता क्यों नहीं, मैंने भी एक बार टेस्ट करनी है। राज बोतल को दूर करते हुए बोला, हरगिज नहीं, होश में रहकर इतना बवाल करती है, मदहोश होकर ना जाने कितना कर दे। और सामने ही पुलिस स्टेशन में ये सारे पुलिस वाले तेरी एक चीख पर टबक लेंगे। जैस्लीन ने बुरा सा मुंह बनाया और वैसे ही बैठी रही, लेकिन बाकी को तो इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके दिमाग में तो बस कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी कि कैसे आर्यन सर को सबक सिखाया जाए। पाखी ने मन में कहा, सर आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, आपने मुझे जो कहा है ना उसकी माफी आपको मांगनी पड़ेगी। आपने मेरे छोटे से नन्हे दिल को चोट पहुंचाई, छोड़ेगी नहीं आपको। वो ये सब सोच रही थी कि तभी उसे पीछे से किसकी आवाज सुनाई दी, बेटा तुम यहाँ। पाखी ने पीछे मुड़कर देखा तो वे वहीं जम गई। पाखी आंखें फाड़े बस सामने दो लोगों को देखे जा रही थी। वही दोनों वही गांव के मुखिया और मुखियाइन है, जिन्होंने पाखी और आर्यन की शादी करवाई थी। पाखी के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। पाखी फिर से मुड़ी और राज और जैस्लीन को देखा। वो अब बिल्कुल फंस चुकी थी। पाखी ने डरते हुए मन में कहा, ओ नो, अगर ये दोनों आंटी अंकल को पता चला कि मैं और आर्यन सर एक साथ नहीं रहते, तो ये दोनों तो सीधा हमारे पेरेंट्स को बता देगी कि हमारी शादी हो चुकी है। भगवान जी, अब ये कौन सा नया स्यापा ले आए, अब मैं क्या करूँ। राज और जैस्लीन ने अब मुखिया और मुखियाइन को देखा तो राज ने कहा, पाखी कौन है और तुम इन्हें जानती हो। पाखी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कहे। पाखी अपने दिमाग के घोड़े को फोड़ते हुए बोली, वो मैं। जैस्लीन वो को कुछ तो दाल में काला लग रहा था, क्योंकि जैस्लीन ये बात तो अच्छे से जानती थी कि बाकी मैडम तभी हकलाते जब उन्हें कोई बहाना या झूठ बोलना होता है। और उसे ये भी पता था कि पाखी अभी भी जो भी कही वे झूठी होगा। राज ने कहा, क्या वो मैं कर रही हूँ। तो भी मुखियाइन इन बीच में पटपकती हुई बोली, अरे बेटवा हमारी बदौलत ही तो इन दोनों। उन्होंने नहीं कहा था कि बीच में पाखी अपना नाक को तो बोली, इतनी अच्छी परवरिश हुई, देखो हम दोनों में से कितने संस्कार है। जैस्लीन और मैं कई बरस की बात है, जब मैं और जैस्लीन एक ही गाँव में रहते थे और हमें आंटी अंकल बहुत प्यार करते थे। ये सुन राज तो जिसे अक्का पक्का रह गया था। जैस्लीन को भी आज ही पता चला था कि वे एक गाँव में एक साथ रहते थे। इस लड़के को तो झूठ भी बोलना ठीक से नहीं आता था। पाखी फिर मुखिया और मुखियाइन की तरफ मुड़ी और बोली, आप दोनों चलिए, मैं आपको सब समझाती हूँ। अंकल आंटी ये मेरे कौन है। जैस्लीन बेकार से उतरी और आज ने तो पहले ही दारू की बोतल छुपा दी थी, जिससे अंकल आंटी की नजर ना उस पर बजाय राज को भी जल्दी से पाखी और जैस्लीन को यहाँ से भगाना था, क्योंकि अगर पाखी ने शान और सोनल को एक साथ देख लिया तो वह
सबका पक्का गलत समझ बैठेगी। और यहाँ पाखी को विराज और शान से दूर जाना था क्योंकि उसे डर था कहीं अंकल आंटी उन दोनों को सच ना बता दे। इन सबके सियासे में अगर कोई बचा था तो वह थी जैस्लीन, लेकिन अफसोस पाखी ने जैस्लीन को भी अपने साथ खींच लिया था। राजकार कार से उतरा और कार में बैठते हुए बोला, सॉरी गाइस, लेकिन अभी मुझे याद आया किसान ने मुझे ये नहीं कहा, यहाँ नहीं कहीं और बुलाया था। ये कहते हुए उसने अपनी कार मोड़ी और वहां से निकल गया। और पाखी ने भी चैन की सांस ली, लेकिन अभी स्यापा खत्म कहाँ हुआ था, अभी तो स्यापा शुरू हुआ था। मुखिया और मुखियाइन ने जब पाखी को अपने इतने स्टाइलिश ड्रेस में देखा और तो उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। और मुखियाइन का पारा तो तब चढ़ा जब मुखियाइन ने पाखी ये मांग बिना सिंदूर के देखी और गले में बिना मंगलसूत्र के। मुखियाइन गुस्सा करते हुए बोली कि कहाँ है बेटा, तुमने ना मंगलसूत्र पहना है ना सिंदूर लगाती है, और तुम्हारा पति कहाँ है? लगता है जब से मुंबई वापस आई हो तब से नए ख्यालात की हो चुकी हो। जो तुम लोग बड़े क्या हो गए, सारे रीति रिवाज जैसे ही भूल जाते हो। जैसे जहाँ खड़े सब समझ चुके थे क्योंकि कि ये दोनों कौन है, लेकिन वो फिलहाल शांत थी क्योंकि से ये बात अच्छे से बताते कि जब बड़े बोलते हैं तो बच्चों को चुप रहना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम उनसे छोटे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके बीच में बोलने से हमें डबल डांट पड़ती है। पाखी को अब लग रहा था कि वह अब ये सब अकेले नहीं झेल सकती। पाखी ने मन में कहा, जब शादी एक साथ की है तो मैं क्यों अकेले सारे झंझट में पड़ूं। लेकिन वह सोच ही रही थी कि तभी मुखियाइन फिर बोली, बिटिया हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं तो हर बता कहा है। पाखी ने अपने माथे को खोज लिया और कहा, आंटी भतार क्या होता है? अच्छा लगता है आप भरता कह रही, आपको भरता खाना है, लेकिन किसका? चिकन भरता, मटन भरता, बैंगन का भरता। मुखियाइन ये सब आंखें फाड़े बस पाखी को ही देखे जा रही थी। मुखियाइन अपने सिर पर मारते हुए बोली, अरे मेरे भैया अपने भरता को बैंगन का भरता समझती है। पाखी ये सुना मन में बोली, हम बस चले तो सांची भरता बना दूं, लेकिन फिलहाल तो मैंने खाने की डिश बोली थी। तो ये आंटी मेरी ख्वाहिश को कैसे जान गई? मुखियाइन ने कहा, हमका जल्दी से अपने पति को का दो आई से कैसे अपने लंका को इसलिए भी छोड़ रखा है। पाखी सुन आंखें फाड़े बस सामने देख रही थी। पाखी बात को संभालते बोली, अंकल आंटी आप चलिए ना हमारे घर, आप कितना थके हुए हैं। उसने जल्दबाजी में कह तो दिया था, लेकिन वो मन ही मन ये परे कर रही थी कि वे दोनों ना कह दे कि, लेकिन अफसोस आज तो भगवान भी पाखी के साथ नहीं थे। मुखियाइन बोली, चलो ठीक बा, वैसे भी कहीं और रहने के खर्च से तो बच ही जाएंगे और तुम्हें हम एक अच्छी बहू बनना और एक अच्छी बीवी बनना भी सिखा देंगे। पाखी का तो ये सोचकर ही सुनकर ही सर घूम रहा था। पाखी ने जैस्लीन को अपनी ओर खींचा और सामने खड़ा करते हुए बोली, इनसे मिली, ये मेरी दोस्त है, बहुत प्यारी है। वे अंकल आंटी फिर जैस्लीन के साथ बात करने में बिजी हो गई और जैस्लीन मन ही मन पाखी को खुद गालियां दे रही थी। जैस्लीन को आज एहसास हो रहा था कि जब सामने वाला बहुत ज्यादा बोलता है तो क्या हालत होती है। वो बस हाँ में हाँ मिला जा रही थी और अंदर अंदर रोई जा रही थी। जैसे मन ही मन सोच रही थी कि वो कहाँ फंस गई, क्योंकि अंकल आंटी के उच्च विचार सुन तो जैस्लीन का सर घूम रहा था। पाखी उन सबसे थोड़ा दूर गई और आर्यन को कॉल लगाया। थोड़ी देर में आर्यन ने कॉल रिसीव किया। दरअसल आर्यन इस अंडरग्राउंड के नीचे खड़ा अपने एजेंट से बात कर रहा था और तभी आर्यन का फोन भी बजने लगा। आर्यन ने फोन उठाया तो सामने से एक तेज आवाज गूंजी, मैं कब से कॉल लगा रही हूँ, आपको पता है कितने रिंग दिए हैं, तब आपने फोन उठाया। आर्यन ये सुन हैरान था क्योंकि पाखी ने एक ही बार कॉल किया था। आर्यन कुछ कहता उससे पहले पाखी ने कहा, कयामत आ गई है सर, जिस गांव में हम रुके थे उस गांव से मुखिया और मुखियाइन यहाँ आ गए हैं और उनकी मुलाकात मुझसे भी हो गई है। पाखी को आज समझ आ रहा था कि ये दुनिया कितनी छोटी है। पाखी ने आर्यन से आगे कहा, वे दोनों घर जाने की जिद कर रहे हैं, मैं उन्हें अपने घर लेकर नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पापा को ये सब बता देंगे और फिर हम दोनों की जिंदगी उलट पुलट हो जाएगी। आर्यन पाखी को चुप करवाते हुए बोला, और चुप, अरे चुप करो मेरी माँ, मैं आ रहा हूँ। वहाँ पर पाखी फोन रख उन सबके पास आई और जैस्लीन को देखा। जैस्लीन का चेहरा ऐसा बन गया था मानो अंदर से चीख चीख कर कह रहे हो कि कोई बचाओ मुझे इन दोनों से। पाखी ने उन दोनों के सामने एक्टिंग करते हुए बोली, ये अजी आ रहे हैं। ये कहते हुए शर्माने की एक्टिंग करने लगी। ये देख जैस्लीन का मुंह तो खुला का खुला रह गया था और वे दोनों ये देख खुश हो जा रहे थे कि मुखियाइन बोली, एक लड़की में शर्म होना बहुत जरूरी है और तुम में है। ये देखकर हमको बहुत अच्छा लगा। पाखी का मन तो कर रहा था कि वह गुस्से से चीख चीख कर कहे,
ओ सनम की देवी, जरा अपना ज्ञान अपने पास रखे। पाखी ने मुस्कुराते हुए मुखैन से कहा, ये बात है, आप चिल्लर में कह रहे हैं ऐसे ही। मुखैन को समझ तो नहीं आया कि पाखी क्या बोली, लेकिन फिर भी उन्होंने कह दिया कि वे ऐसे ही बोल रही है। ये सुन पाखी ने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, तब ठीक है, क्योंकि मेरे पास चिल्लर नहीं है। थोड़ी देर में आर्यन की कार भी वहां आ पहुंची। पाखी ने सबको अंदर बैठने को कहा और फिर खुद भी जसलीन के साथ बैठ गई। कार बड़ी होने के कारण उस कार में आराम से बैठ गई। दरअसल आयरन का ड्राइवर आया था उन सबको लेने। कार जैसे ही वहां से निकली, वैसे ही राज की कार वहां आकर फिर से रुक गई और राज ने एक चैन की सांस ली और मन में कहा, बच गया। ये कितनी बातें करती हैं, इनकी तो बातें ही खत्म नहीं होती। वह सब सोच ही रहा था कि तभी किसान की कार पुलिस स्टेशन के पास आकर रुकी। किसान की कार में सोनल सामने पुलिस स्टेशन को देख एकदम सकपक आ गई। किसान ने सोनल को एक स्माइल देते हुए कहा, चले अब तुम्हारा घर आ गया है, अब तुम्हें बस जेल के अंदर डालना है। सोनल गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी। और आपके पास क्या सबूत है कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड थी? मैं तो आपको जानती भी नहीं। कौन है आप? ये सुनसान हैरानी से उसे देखने लगा। इस लड़की के और कितने रूप है, ये तो गिरगिट को भी पीछे छोड़ दे अपने रंगों से। शान ने गुस्से से कहा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है जान, क्योंकि तुम्हारी फोटो मेरे पास है, मेरे पास आज तक है। ये सुन सोनल ने मन में कहा, इस इंसान ने गम में फोटो रखा था या इसे फ्यूचर पता था कि मैं से मिलूंगी। जो भी हो तू तो गई। सोनल शान कार से बाहर आया और तभी राज भी मिल गया। शान ने सोनल को तान कर कार से बाहर निकाला और पुलिस स्टेशन की ओर ले जाने लगा। तभी उसे सामने से इंस्पेक्टर बाहर आते थे कि जिसे देख सोनल की तो जान ही बाहर निकल आई थी। शान सोनल को तानते हुए इंस्पेक्टर के पास ले गया और कहा, मुझे अभी के अभी इस लड़के पर केस करना है। इसने मेरा पैसा खाया और इसने मुझे बेवकूफ भी बनाया है। ये सुन इंस्पेक्टर ने शान को ऐसे देखा मानो वो पूछना चाहता हो कि क्या सच में आपका इससे रिलेशन है। इंस्पेक्टर हिचकते हुए बोला, आप कंफर्म है कि इन्होंने ही आपका पैसा लूटा है? शान ने कहा, हाँ बिल्कुल, इससे मेरा एक मंथ का रिलेशनशिप था। ये सुनकर वो इंस्पेक्टर को तगड़ा शौक लगा था। हमने शान ने जब महसूस किया कि बार बार सोनल उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही है, उसने गुस्से से पीछे मुड़कर देखा और कहा, नो नो, कहा नहीं, क्योंकि कहने से पहले उसकी जुबान बंद हो चुकी थी। क्योंकि सामने एक पतला सा लड़का उसके सामने खड़ा था और खुद के हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। साना के फाड़े वो सामने देख रहा था। साना ने कंफर्म करने के लिए कि वे कहीं सोनल तो नहीं है, उसके लिए वे उस लड़के के थोड़ा करीब जाकर उसे छूकर देखने लगा। ये देख इंस्पेक्टर को लग रहा था कि शान एक गे है। वो लड़का शान को थोड़ा दूर होते हुए बोला, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा टेस्ट आपकी तरफ नहीं है, जाकर किसी और लड़के को ढूंढे। ये क्या तो वहां से भाग गया और शान बस वहीं खड़े यही सोचे जा रहा था कि कहीं सोनल कोई चुड़ैल वुड़ैल तो नहीं, इसलिए आखिर वह गायब कहाँ हो गई वो भी इतनी जल्दी? इंस्पेक्टर ने कहा, कुछ कहना चाहते हैं बेचारा शान? वो अभी भी सच में था। शान ने नाम में सिर हिलाया और अपनी कार की तरफ सोचते हुए आ पहुंचा। राजू कार के बोनट पर ही पड़ रहा था। वो जोर जोर से हंसने लगा। राज को इतनी हंसी आ रही थी कि वह खुद के पेट को पकड़कर जोर जोर से हंसे जा रहा था। सामने गुस्से से राज बोनट से नीचे घसीट कर लाते हुए एक पंच मारा और बोला, तू क्यों हंस रहा है? वो चुड़ैल गायब कैसे हो गई? राज हंसते हुए बोला, वो गायब नहीं हुई। जब तेरा ध्यान पूरा इंस्पेक्टर पर था तब वो तेरे हाथ हल्के ढीले हो गए और तभी सोनल मैडम ने अपनी खूबसूरती का चक्कर चलाकर तेरे ही पास में खड़े एक लड़के का हाथ तेरे हाथ में फंसा दिया था और खुद बच निकली थी। लेकिन ईमान न पड़ेगा, उस लड़के का भी दिमाग की जैसे सोनल के आगे खाली हो चुका था कि मुंह खोले सोनल को तक रहा था और कब सोनल ने उसका हाथ तेरे हाथ में दे दिया ये बात उस लड़के को भी नहीं पता चली। सच में एक बार फिर तुझे वो बेवकूफ बनाकर चली गई। शान को बहुत गुस्सा आ रहा था। शान बोला, अबे ये तो कातिल चुड़ैल है। राज हंसते हुए बोला, कातिल चुड़ैल नहीं, कातिल हसीना है मैडम पूरी की पूरी। शान को जब एहसास हुआ कि राज तो सब कुछ कार के बोनट पर बैठ कर देख रहा था, लेकिन तभी उसने कुछ भी नहीं कहा था। शान ने उसे घूर कर देखा और कहा, जब तुझे सब पता तो बताया क्यों नहीं? राज हंसते हुए बोला, अब बेचारी इतनी मेहनत कर रही थी तो मैं कैसे उसकी मेहनत बिगाड़ सकता था? सानिया सुन गुस्से से राज की ओर बढ़ा और राज पीछे की ओर जाते हुए बोला, अब तो सच में गे बन गया। ये सुनसान का पारा और भी चढ़ गया और वो आगे बढ़ा और जैसे ही राज को मारने के लिए पकड़ने वाला था वैसे ही राज तुरंत वहां से भागने लगा और शान उसके पीछे भागते हुए बोला, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। आर्यन के मैंसन में मुखिया जैसे ही मैंसन के अंदर आए उस पूरे मैंसन को देखा के बक्के रह गए। पाकी उन दोनों को अंदर लाकर सोफे पर बैठा तो बोली, अजी आते ही होंगे। पाकी के मुंह से अजी सुन जसलीन को बेहद हंसी आ रही थी, लेकिन वो किसी तरह खुद की
हंसी को रोक रखी थी। तभी आर्यन ऊपर से नीचे हॉल में आया और सामने राम और मालिनी को देख वो समझ गया कि वो और पाके बहुत पूरे फंसे हैं। वह चाहता तो 1 मिनट में उन दोनों को गायब करवा सकता था, लेकिन वो उन दोनों की रिस्पेक्ट करता था क्योंकि उन दोनों ने जबरदस्ती से लेकिन पाकी और उसकी शादी करवाई थी। ये सोचते ही आर्यन का यार दिमाग एकदम से खुल गया। आर्यन ने मन में कहा, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, अब मजा आएगा। ये सोचते हुए आर्यन पाकी के पास गया और उन दोनों से बोला, नमस्ते, जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुन पाकी तो मतलब फुल ऑन फायर बन चुकी थी। पाकी ने चुपके से आर्यन को घूर कर देखा, मानो वो अभी के भी आर्यन को यही मार डालेगी। मालिनी बोली, बेटा वे क्या है ना साड़ी ना पहने, ना सिंदूर, ना मंगलसूत्र, अब तक जब मैं हूँ तब तक तुम्हें एक सुहागन बन के रहना होगा। तुम बच्चे बड़े क्या हो गए, अब संस्कार ही बोल गए। पाकी सुन बोली, लेकिन आंटी मैंने ये सब कहीं भी नहीं पहना है। साली ने कहा, तो कहवा पहना, सीखो, त्योहार बहुत आ रहे और तुम दोनों साथ रहते हो ना। ये सुन पाकी एकदम से घबरा गई। पाकी हटबड़ाते हुए बोली, पापा बिल्कुल आंटी क्या क्या पहना है, आप बस बता दीजिए, मैं भी के भी पहन कर आती हूँ। ये सुन जसलीन हंसी और बोली, अरे तेनों इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना पाकी। ये सुन बड़ी बड़ी आंखें कर जसलीन को घूरने लगी। थोड़ी देर बाद जसलीन पाकी को नीचे हॉल में लाई और सब पाकी को बस मुंह खोल देख रहे थे। मालिनी पाकी के पास आई और बुलाइए देते हुए बोली, कितनी सुंदर लगती हो। आर्यन भी पाकी को उस रूप में देखकर दंग था। उसकी तो नजरें ही हटने का नाम नहीं ले रही थी। पाकी ने एक लाल करके सिल्क की साड़ी पहनी थी और उसके दोनों हाथों में चूड़े भरी थी। उसके दोनों आईब्रो के बीच एक छोटी सी बिंदी लगी थी और सामने और सबसे ज्यादा सुंदर उसके होठों पर लाल लिपस्टिक की शेड लग रही थी। पाकी की मांग में सुंदर था, उसके गले में मंगलसूत्र और उसका गला गहनों से लद गया था। आर्यन बस उसे देखता ही रह जा रहा था। पाकी मन में बोली, ये सब मुझे से क्यों घूर रही है, जैसे मैंने किसी का मर्डर कर दिया हो। अरे यार, क्या मैं इतनी बुरी दिख रही हूँ, पता ही था मुझे मैं इन साड़ी और गहनों में अच्छी भी लगूंगी, लेकिन फिर भी इस खुदती को यह सब पहनाना था। मालिनी 10 का नोट आर्यन और पाकी के ऊपर घुमाकर पाकी को देते हुए बोली, हमारे पास पैसे नहीं है ज्यादा, इसलिए शायद ही पैसा बहुत कम है, लेकिन ये हमारा आशीर्वाद है। ये नोट किसी गरीब को दे देना, तुम दोनों को खोने की नजर ना लगी। पाकी को देख काफी खुशी होती, लेकिन उसकी खुशी तो तब हुई जब पीछे से भूचाल वाली आवाज सुनाई दी, चीफ मुझे कभी बताते क्यों नहीं कि तुम घर पर हो या नहीं, बिना बताए आ गए, बताया भी नहीं जाता है, दौड़ कर आई हूँ तुमसे मिलने। आर्यन को यह आवाज अच्छे से पता था। आर्यन ही अंदर रो रहा था, आखिर क्यों ये आफत हमेशा गलत वक्त पर आ जाती है। पाकि जैसे ही मुड़ी और सामने सोनल को देख वो तुम घूर कर आर्यन को देखने लगी। सोनल ने भी जब घूर किया तो उसके सामने पाकि और जैसे और कहीं भी रह गई। तो ये देख सोनल को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। सोनल ने मन में कहा, आज तो तू गई सोनल। जसलीन ने सोनल को देखकर कहा, आर्यन सर घर पर ये सब करते हैं, हाय जो बच्ची कुछ ही कर सकती वो। और जसलीन ने उनकी हक पूरी कर दी। पाकि सुन आर्यन को खा जाने वाली नजर से देखने लगी। आर्यन बेचारा वो सोनल को बस गुस्से से घूर रहा था। सोनल ने अपनी बत्ती सी दिखाई और मैंने कहा, सोनल भाग ले यहाँ से, नहीं तो ये चीफ तेरी चटनी बना देंगे। आर्यन ने बात संभालते हुए सबसे पहले मालिनी और राम से कहा, ये मेरे दोस्त और आप लोग काफी थक गए होंगे, इसलिए आप लोग आराम कीजिए। ये कहते हुए उसने कुछ नौकरों को बुलाया और उन दोनों को अंदर ले जाने को कहा। वे दोनों जैसे अंदर गए वैसे आर्यन पलटा, लेकिन तब तक सोनल वहां से गायब हो चुकी थी। आर्यन ने गुस्से से मन में कहा, सोनल की बच्ची, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, हर बार तुम मेरी जिंदगी पर ग्रहण बनकर आ जाती है। लड़की जैसे ने उन दोनों को देखा और आर्यन सर के पास आकर बोली, मैं थोड़ा कोई अफेयर तो नहीं हैगा, इसलिए साथ मैं कह रही थी आप मेरी दोस्त को धोखा देने की सोचना भी नहीं। आर्यन ने गुस्से से जसलीन को देखा और कहा, ऐसा कुछ भी नहीं, वे मेरी दोस्त, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी जसलीन का फोन बजने लगा। जसलीन ने फोन उठाया तो सामने एक आवाज आई, अगर मुझे आप 10 मिनट में घर पर नहीं मिले तो आपको घर आने की जरूरत नहीं। ये सुनने की देर तक जसलीन ऐसे भागी मानो उसकी ट्रेन आगे छूट जाएगी। जसलीन चीखते हुए भागी, मम्मा मैं आ रही हूँ, मम्मा मैं आ रही थी। आर्यन ये देख हैरान था। आर्यन घबराते बोला, आई थिंक जसलीन की मॉम को कुछ हुआ है। पाकि बेफिक्री से बोली, आप भूल रहे हैं वो तूफान है, जब भी घर से कॉल आती है वो ऐसे ही भागती है। पाकि को ऐसे बेफिक्री से बात करते देख आर्यन हैरान था। आर्यन को लगा था पाकि गुस्सा होगी, लेकिन पाकि तो एकदम शांत थी। आर्यन ने पाकि से कहा, गुस्सा नहीं है। पाकि मुस्कुराते बोली, गुस्सा किस बात का, मुझे आपसे गुस्सा क्यों होना चाहिए, तो अब वो आपकी गर्लफ्रेंड
थी, आपसे मिलने आई थी, दैट्स इट। और वैसे भी आप जैसे बुड्ढों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे लिए सिद्धार्थ भी काफ़ी है। वो यह कुछ दिनों के नाटक में मेरी राय नहीं बदल देगी, बाकी कह तो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर सोनल को गालियाँ बक रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।